निहार क्यों, बाकी लोग कहाँ गए बेटा? निहार, एक बच्चा और आया था, वो भी लेफ्ट हो गया। तो इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को ज्वाइन करने में? सर नहीं पता बाकी लोग कहाँ हैं। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट का वेट कर लेते हैं। ओके सर। यार मैं यार इनका देखो, इनका कितना भला करता हूँ मैं हमेशा। वो नहीं रहा हूँ मैं, ध्यान जता रहा हूँ। हो गया। आवाज आ रही बेटा सभी को? हाँ, ठीक है। तो जैसे कि चल रहा था, हम एससीआर हम डिस्कस कर रहे थे, एससीआर क्या होता है, ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एससीआर क्या होता है और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे इसकी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं।
आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास sir. में हम डिस्कस कर रहे थे SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों बोला जाता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली जो हमारा SCR होता है, ये जो डिवाइस होती है ये सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है, इसलिए हम इसको सिलिकॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो SCR होता है, जो ये डिवाइस होती है, एक प्रकार से रेक्टिफायर की तरह इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, कंट्रोल रेक्टिफायर की तरह इस्तेमाल की जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन से बनी हुई डिवाइस जो कि आउटपुट के सिग्नल को कंट्रोल करने का काम करती है, और ये AC को DC में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस होती है, इसलिए हम इसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा SCR होता है, ये फॉरवर्ड कंडीशन में क्या होता है कि लो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और क्या होता है कि रिवर्स बायस कंडीशन में ये हाई रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, जिस कारण से हमारा जो SCR होता है ये फॉरवर्ड कंडक्शन कंडीशन में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, फॉरवर्ड बायस में ही इसका यूज किया जाता है। रिवर्स बायस में हम SCR का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सेम डायोड की तरह ही होता है। जैसे आप डायोड की स्टडी किए हैं तो डायोड में देखा था कि डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन करता है, रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं करता है। फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन कंडीशन में होता है, जबकि रिवर्स बायस में बहुत अधिक हाईली रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिससे रिवर्स बायस में हम डायोड का इस्तेमाल नहीं करते। सेम एज SCR की सेम वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, लेकिन एक आप यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किस प्रकार से डायोड से भिन्न है। तो देखिए, जो हमारा डायोड होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड बायस में हम उसको कंडक्शन में ला सकते हैं, एनोड टू कैथोड, लेकिन SCR में ऐसा नहीं होता है। फॉरवर्ड बायस में भी ये करंट को ब्लॉक करके रखता है, फॉरवर्ड कंडीशन में भी ये ब्लॉकिंग मोड में होता है, जबकि हमारा डायोड फॉरवर्ड में ब्लॉकिंग मोड पे नहीं होता है। ये ब्लॉकिंग मोड पे कब तक होता है, जब तक कि हम वोल्टेज की मान को बहुत अधिक ना बढ़ा दें, या फिर हम गेट के द्वारा ट्रिगर ना कर दें। जैसे ही फॉरवर्ड बायस में रखने के बाद में गेट को ट्रिगर करते हैं, तभी ये करंट को अलाउ करता है, अदरवाइज ये करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, थायरिस्टर क्या करता है कि फॉरवर्ड कंडीशन में भी ये करंट को एनोड टू कैथोड ब्लॉक करता है, जब तक कि किसी गेट के द्वारा पॉजिटिव सप्लाई ना दिया जाए। ठीक है, जब तक कि गेट के द्वारा हम इसे ट्रिगर ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। ठीक है, हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, एनोड और कैथोड के बीच में हम क्या करते हैं, एक सोर्स को जोड़ देते हैं, एक वोल्टेज सोर्स मेन सोर्स के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये एनोड है और ये कैथोड टर्मिनल है और ये गेट टर्मिनल्स होता है। इसमें 3 जंक्शन J1, J2 और J3 जंक्शन होते हैं। इसमें एनोड और कैथोड के बीच में हम फॉरवर्ड कंडीशन में एक बैटरी को, एक वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाते हैं, तो ये J1 और J3 जंक्शन तो आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन J2 जंक्शन नहीं टूटता है। J2 जंक्शन ब्रेक नहीं होने के कारण इसमें बहुत कम स्मॉल करंट यहाँ से फ्लो हो पाता है, बहुत स्मॉल करंट फ्लो होता है। ठीक है, मतलब बहुत स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये जंक्शन कम्प्लीटली यहाँ से एक जंक्शन बना होता है, तो उतना करंट में फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे हमारा जो SCR है वो कंडक्शन में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम 2 कंडीशन में इसको कर सकते हैं, या कि एनोड और कैथोड के बीच के वोल्टेज के मान को बढ़ाते चले जाएं, फॉरवर्ड वोल्टेज को बहुत अधिक कर दें, या फिर हम गेट के द्वारा कोई भी पॉजिटिव पल्स या बैटरी सोर्स को यहाँ पर कुछ समय के लिए जोड़ दें, इसके कंडक्शन कंडीशन में आने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको कंडक्शन में ला सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सिंबल है, एनोड ये होता है, ये कैथोड, और ये जो टर्मिनल होता है ये गेट होता है, सिंबल ऑफ SCR। ठीक है, SCR का आपको सिंबल दिखाया गया है।
ओके, यहाँ से आप देखेंगे तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इसकी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या होता है बेटा, जब हम एनोड को बैटरी के नेगेटिव से और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, मतलब जब आप वोल्टेज सोर्स, कोई डीसी वोल्टेज सोर्स को के एनोड मतलब के नेगेटिव को एनोड से और उसके पॉजिटिव को कैथोड से कनेक्ट करोगे, तो उस केस में आपका जो एससीआर होगा वो रिवर्स बायस में चला जाता है। वो जो एससीआर है वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सर हेलो, क्यों यस सौरभ कुछ बोल रहे बेटा? सर एनोड पॉजिटिव होगा ना सर? यस सर। अरे बेटा मैंने एनोड तो पॉजिटिव, हम ये वोल्टेज सोर्स हम दे रहे हैं बेटा, ये जो वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया ना वो बैटरी का नेगेटिव कनेक्टेड Yes, है, sir, yes, sir. बैटरी का पॉजिटिव है ना, मैंने ये यस सर, बैटरी यस का कनेक्ट करके दिखाया हूँ। मैं अलग समझ लिया सर। ओके, जी मैंने सर, बताया। जी सर। तो देखो हम बैटरी का जो नेगेटिव होगा हम एनोड से कनेक्ट कर दिए, और बैटरी का जो पॉजिटिव होगा बेटा हमने उसको कैथोड से कनेक्ट कर दिया। तात्पर्य ये है, मैंने यहाँ पर कनेक्शन नहीं दिखाया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, यस सर, डाउट? हाँ ठीक है, यस सर, यस सर। ओके। क्लियर सर। तो देखो ये हमने बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का ये नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में ये रिवर्स बायस में चला जाता है। रिवर्स बायस में अब क्या होगा कि देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे ही कनेक्ट करते हैं और वोल्टेज के मान को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो देखो ये तो सबसे पहले आप ग्राफ समझ लीजिए। ग्राफ हम यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में बनाएंगे। ये आपका नेगेटिव जो आपका रिवर्स बायस वोल्टेज, रिवर्स बायस करंट, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस करंट है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखेंगे इसमें कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि अब रिवर्स बायस में हमने क्या किया, इसके वोल्टेज के मान को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो बहुत स्मॉल करंट जो होता है, बहुत स्मॉल लीकेज करंट यहाँ से फ्लो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में हमारा जो डायोड एससीआर है वो कंडक्शन नहीं करता है। फिर भी हम वोल्टेज के मान को धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होता है कि इसके लीकेज करंट का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि हम जब बहुत ज्यादा वोल्टेज के मान को बढ़ा देते हैं तो इसके J1, J2 और J3 जंक्शन तीनों का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जिस वोल्टेज पर हमारा क्या होता है कि एससीआर का ब्रेक डाउन हो जाता है, इनके जंक्शंस का ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पर एससीआर के जंक्शंस का ब्रेक डाउन होता है, उस वोल्टेज को हम ब्रेक डाउन, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमने रिवर्स बायस में वोल्टेज को अप्लाई किया था और उसके मान को धीरे धीरे लगातार बढ़ाते जा रहे थे। तो यहाँ पर जो तीनों जंक्शन जब ब्रेक होते हैं तो उस वोल्टेज को, उस पॉइंट के वोल्टेज को हम ब्रेक डाउन, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। देखो इनिशियल कंडीशन में जब वोल्टेज का मान लगभग धीरे धीरे हम नॉर्मल बढ़ा रहे थे तो करंट का मान काफी कम था, लीकेज करंट काफी कम फ्लो होता है, कुछ बहुत स्मॉल करंट का यहाँ पर लीकेज करंट इनमें से फ्लो होता है। जंक्शन, जैसे कि जंक्शन यहाँ पर क्या है कि ये पूरे ब्लॉक्ड होते हैं, जंक्शन बने होते हैं, ये ब्रेक नहीं होते हैं, तो ये ज्यादा करंट को ऑफर नहीं करते हैं। रिवर्स बायस में जो हमारा क्या होता है, एससीआर होता है, वो बहुत ज्यादा इम्पीडेंस को ऑफर करता है, जिस कारण से ये रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। ठीक है, फिर कुछ समय पश्चात क्या होता है कि जब हम वोल्टेज की मान को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं तो एक का एक क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन होता है मतलब कि जो आयंस हैं, आयंस का बाढ़ आ जाती है। जब आयंस की इन जंक्शन के क्रॉस में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, फ्लड ऑफ आयंस, तो J1, J2 और J3 जंक्शन का ब्रेकडाउन होता है और ये एक इधर से कैथोड टू एनोड करंट को फ्लो करने लगते हैं, जिसे हम रिवर्स करंट बोलेंगे। और ये रिवर्स करंट देखो अचानक ये एकाएक बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, और भी जैसे जैसे हम वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे करंट का मान और भी ज्यादा हो जाता है, और एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कुछ समय पश्चात हमारा जो एससीआर है वो हीट होकर, गर्म होकर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एससीआर होता है उसको हम रिवर्स बायस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जब ये गेट टर्मिनल ओपन हो, हमारा गेट टर्मिनल ओपन था, हमने गेट को क्लोज करने की कोशिश ही नहीं की है। ठीक है, तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोलेंगे जब रिवर्स कंडीशन में वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करके वोल्टेज के मान को बढ़ाकर हम इनके जंक्शंस का ब्रेक डाउन करते हैं, एससीआर का ब्रेक डाउन करते हैं, तो इस कंडीशन को हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं, क्योंकि ये आसानी से करंट को फ्लो नहीं होने देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो करंट है, इतना जो करंट है
ये वाला जो पार्ट है इसको हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं, और इसमें से स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होता है, काफी स्मॉल कम वैल्यू होती है, फिर ये धीरे धीरे वोल्टेज के मान को और बढ़ाते हैं तो अचानक एकाएक बहुत ज्यादा करंट को फ्लो करने लगता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें समझ में आएंगी। रिवर्स बायस में हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, रिवर्स बायस में जैसे जैसे वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमारा जो SCR है वो गर्म होकर हीटेड होकर क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे, ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसकी जो सेकेंड कंडीशन है हम इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो ये क्या है, ये फॉरवर्ड आपकी ब्लॉकिंग मोड है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि देखो, रिवर्स बायस में तो हमने क्या किया था, एनोड को नेगेटिव से और कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया था, जबकि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा एनोड होता है उसको पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव सप्लाई से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि फॉरवर्ड कंडीशन में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से मतलब है कि यहाँ पर J1 डायोड फॉरवर्ड और J3 जो जंक्शन है, सॉरी, जो जंक्शन J1 है और जंक्शन J3 है ये फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं, जबकि जो हमारा जंक्शन J2 होता है ये रिवर्स बायस में होता है। तो यहाँ ये तो करंट को पास करने देता है, ये भी करंट को पास होने देता है, लेकिन J2 जंक्शन के रिवर्स बायस में होने के कारण ये करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, जिसके कारण ये इस समय हमारा जो डायोड है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता है। ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में इसको कहा जाता है। जब J1 और J3 जंक्शन फॉरवर्ड में हो लेकिन J2 जंक्शन रिवर्स बायस में हो तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के नाम से जानते हैं। इस स्टेट में क्या होता है कि आपका जो गेट है ये ओपन सर्किट होता है। गेट यहाँ पर अभी इसको क्लोज नहीं किया गया है, गेट से कोई भी पल्स सप्लाई नहीं किया गया है। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ पर गेट से कोई भी पल्स सप्लाई नहीं करेंगे और यहाँ पर वोल्टेज के मान को एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो J1 और J3 जंक्शन टूट जाते हैं। और तो देखो यहाँ से इस स्टेट में क्या होगा कि जो यहाँ इस स्टेट में ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, बहुत स्मॉल करंट जो होती है एक प्रकार से वो फॉरवर्ड लीकेज करंट के रूप में फ्लो होती है। ठीक है, यहाँ से जो बहुत स्मॉल करंट फ्लो होगी बेटा एनोड टू कैथोड, वो क्या होगी, वो फॉरवर्ड लीकेज करंट के रूप में फ्लो होगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड लीकेज करंट है, बहुत स्मॉल करंट होती है। जैसे जैसे वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाते हैं तो जो आपका फॉरवर्ड लीकेज बहुत स्मॉल करंट जो होती है वो थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज करता है। एक समय ऐसा आता है कि गेट को ओपन रखते हुए हम वोल्टेज को मान को बहुत ज्यादा बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि ये अचानक क्या होता है कि जो हमारा J2 जंक्शन होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो जिस वोल्टेज पे देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसके मान को लगातार बढ़ाते गए जो फॉरवर्ड वोल्टेज को, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि J2 और J3 जंक्शन के ब्रेक होने के बाद ही हमारा जो J2 जंक्शन है वो भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो SCR है वो कंडक्शन में आ जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड बायस में इसको कंडक्शन मोड में लाने के लिए यदि हम वोल्टेज के मान को बहुत अधिक बढ़ाते जाते हैं तो हमें अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, अधिक पावर लॉस होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि गेट के द्वारा सप्लाई प्रदान करके हम इसको कंडक्शन मोड में लाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जैसे जैसे हम इसके मान को बढ़ाते जा रहे थे तो एक कंडीशन ऐसी आई कि अब यहाँ पर हमारा जो J2 जंक्शन है वो भी ब्रेक हो जाता है और अचानक इस स्टेट में करंट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। अभी करंट इंक्रीज नहीं हो रहा था लेकिन एक स्टेट आता है कि करंट इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार से करंट होती है, एक लैचिंग करंट होती है, दूसरी होल्डिंग करंट होती है। लैचिंग करंट वह मिनिमम एनोड करंट होती है, लैचिंग करंट वह मिनिमम एनोड करंट होती है जिस पर हमारा SCR ऑन स्टेट में आ जाता है। ठीक है, लैचिंग करंट वह मिनिमम एनोड करंट होती है जिस पर जो SCR होता है वो ऑन स्टेट में आ जाता है, उसको हम लैचिंग करंट बोलते हैं। होल्डिंग करंट वह मिनिमम एनोड करंट होती है जिस पर हमारा SCR क्या होता है, ऑन स्टेट में रिटेन होता है, ऑन स्टेट में बना रहता है। ठीक है, जैसे ही होल्डिंग करंट से हम थोड़ा भी नीचे जाते हैं तो हमारा SCR क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है,
तो आपको आई थिंक समझ में आ गया कि लैचिंग करंट किसको बोलेंगे। लैचिंग करंट वह मिनिमम एनोड करंट होती है जिस पर हमारा SCR ऑन स्टेट में चला जाता है, और होल्डिंग करंट वह मिनिमम एनोड करंट होती है जिस पर हमारा एनोड गेट के टर्न ऑफ हो जाने के बाद भी ये ऑन स्टेट में बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम एनोड करंट होल्डिंग करंट से थोड़ा भी करंट को कम करते हैं तो वो ऑफ स्टेट में चला जाता है। ठीक है, होल्डिंग करंट से भी अगर नीचे करंट का मान जा रहा है तो उसके बाद आपका SCR ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि जो हमारा होल्डिंग करंट होता है वो लगभग 8 से 10 मिली एम्पियर के आसपास होता है, तो वहीं पर हमारा जो लैचिंग करंट होता है वो 10 से 15 मिली एम्पियर के आसपास होता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि 8 एम्पियर आपका कौन सा है, होल्डिंग करंट है, तो लगभग 10 एम्पियर 10 मिली मतलब 8 मिली एम्पियर यदि होल्डिंग करंट है तो लगभग 10 मिली एम्पियर आपका लैचिंग करंट होगा। यदि आपका 10 मिली एम्पियर होल्डिंग करंट है तो आपका लैचिंग करंट लगभग 12 से 13 मिली एम्पियर आपको मिलेगा। ठीक है, 10 मिली एम्पियर होल्डिंग करंट तो लगभग 12 से 13 मिली एम्पियर आपका लैचिंग करंट होगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ऑलवेज लैचिंग करंट इज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। ओके, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें 3 मोडों को दिखाया गया है। एक है फॉरवर्ड, एक सबसे पहले आपको दिखाया गया था, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, फिर इसके बाद में फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी हमारा SCR कंडक्शन नहीं करता है, बहुत स्मॉल लीकेज करंट ही फ्लो होता है। ठीक है, दोनों ही स्टेट में, चाहे वो हम रिवर्स बायस में देखें या फॉरवर्ड बायस में देखें। और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है कि गेट को पॉजिटिव सिग्नल देकर या फिर एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज के मान को इतना अधिक बढ़ा दें ताकि J2 जंक्शन पर एक फ्लड आ जाए, आयंस की बाढ़ आ जाए और J2 जंक्शन को भी ब्रेक कर दें। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कंडक्शन होगा उसको हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, ये लैचिंग करंट है और ये आपका होल्डिंग करंट है। होल्डिंग करंट यहाँ कहीं होता है और लैचिंग करंट आपका यहाँ कहीं ऊपर होता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी।